वास्तव में यदि धीरज लापरवाही से रुद्र के साथ उलझ जाए, जिससे रुद्र अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ हो जाए, तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो सकती है। लेकिन रुद्र के विभिन्न हथकंडों ने धीरज को लंबे समय से लड़ाई से हटने पर मजबूर कर दिया था, खासकर तब जब रुद्र ने उसे सिर्फ एक ऊँट विजेंदर से उड़ा दिया था। इससे धीरज की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह किसी भी कीमत पर भागना चाहता था। फिर भी भागने के इस प्रयास ने रुद्र को फिर से सक्रिय होने का मौका दिया। शुरू से ही रुद्र लापरवाह लग रहा था, लेकिन असल में वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। पहले तो उसने शब्दों का इस्तेमाल करके धीरज को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। फिर उसने तुरंत चमक दिखाई। इसके बाद उसने पंचतत्व आत्मा लिंक गो विजेंदर निगल विजेंदर अपनी ऊँट विजेंदर से अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार पर काबू पा लिया और धीरे धीरे धीरज के आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। अंततः उसने यह जानलेवा प्रहार किया। यह देखने में भले ही नीरस लग रहा हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया भय से भरी हुई थी। हालांकि रुद्र के पास बहुत सारे छिपे हुए कार्ड थे, फिर भी उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। अगर उसने पंचतत्व आत्मा लिंक गो विजेंदर निगलकर अपनी पूरी ताकत से परम दाव का इस्तेमाल न किया होता, तो वह धीरज का कुछ नहीं कर पाता। भाई रोमैन, अब जाने का समय हो गया है, रुद्र ने रोमैन से हल्के से कहा। उसने जमीन पर लेटे हुए धीरज की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रोमैन रुद्र के हमले से स्तब्ध रह गया और पूरे समय वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। जब रुद्र ने उसे आवाज दी, तभी वह सदमे से उबर पाया। आह! ओह! जाओ! जाओ! रोमैन ने अजीब तरीके से अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों राजेंद्र अकादमी की ओर बढ़ना जारी रखा। पत्थरों से भरे इस अस्तव्यस्त जंगल से गुजरते हुए उनकी दृष्टि का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया। उनकी आंखों के सामने एक विशाल मैदान था और वे अस्पष्ट रूप से बहुमंजिला मंडपों जैसा कुछ देख पा रहे थे। यह राजेंद्र अकादमी थी। किन राज्य ने मार्शल दांव पर जोर देते हुए मार्शल आर्ट के जरिए अपनी स्थापना की। हालांकि यह दिव्या अकादमी किन राज्य द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। अनंत वन के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को शांत मेघ 10 राष्ट्र कहा जाता था। कुल 10 राष्ट्र थे और किन राज्य उनमें से केवल एक था। इन्हें सामूहिक रूप से शांत मेघ 10 राष्ट्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सभी राष्ट्र शांत मेघ संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में थे। दिव्या अकादमी शांत मेघ संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय था। शांत मेघ संप्रदाय ने अपने संप्रदाय की स्थापना मूलतः रसायन विद्या से की थी। फिर भी संप्रदाय के आंतरिक पदानुक्रम को पिल गुट और मार्शल गुट में विभाजित किया जा सकता था। यही कारण था कि बाहरी संप्रदाय प्रतिष्ठान का नाम दिव्या अकादमी रखा गया था। जैसे ही वे तीनों गेट से अंदर दाखिल हुए और आवासीय क्षेत्र की ओर जाने वाले थे, उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया। क्या यह 10,000 साल पुराना आखिरी स्थान नहीं है? अच्छा, तुम कितने मजबूत हो। जब तुम्हें बाहर भेजा गया था तो तुम सांस तो ले रहे थे, पर छोड़ नहीं रहे थे। सोचो तो, तुम सचमुच जिंदा और स्वस्थ होकर लौटे हो, उनके सामने खड़े व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे सोनू कहा जाता था, जो रुद्र का एक वफादार नौकर था। रुद्र के पूर्ववर्ती को इसी से प्रतिस्पर्धा करने के कारण जहर दे दिया गया था और अंततः उसकी जान विजेंदर गई थी। उनके सामने खड़े ये सभी लोग साधारण पृष्ठभूमि से थे। दिव्या अकादमी में साधारण पृष्ठभूमि वाले लोग अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए कुन परिवारों के लोगों से जुड़ना पसंद करते थे। अकादमी केवल उन्हीं लोगों को गहन प्रशिक्षण देती थी जिनमें वास्तव में असाधारण प्रतिभा होती थी। अच्छे कुत्ते पैरों तले नहीं आते, दफा हो जाते हैं। रुद्र को उसकी परवाह नहीं थी।
क्या एक कुत्ते के खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई करके वह अपनी हैसियत को कम नहीं कर रहा होगा? तुम रुद्र, लगता है तुम्हारी त्वचा फिर से खुज विज अंदर कर रही है। सोनू जैसे व्यक्ति के लिए दूसरे लोगों का उसे कुत्ते की तरह डांटना वर्जित था। सिर्फ तुम्हारे साथ? रुद्र ने भावशून्यता से पूछा। यह कुछ दिनों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। तुम प्रथम स्तर के सार क्यूई क्षेत्र। यह कैसे संभव है? तुम तो पहले से ही तृतीय स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में हो। सोनू ने अभी अभी उसका जायजा लिया था और वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। रुद्र पहले सबसे निचले स्थान पर था। कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद वह लगातार 2 स्तर ऊपर उठकर तृतीय स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच गया। सोनू को अब भी लगा कि उसने गलत देखा है और उसने फिर से ध्यान से जांच की। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र वाकई तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में पहुंच चुका था। क्या यह कुछ ज्यादा ही स्वर्ग विरोधी नहीं था? क्या तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हैं? इतनी देर तक घूरने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा? रुद्र के शब्दों ने एक बार फिर सोनू के मुंह के कोने को झकझोर दिया। हालांकि इस समय सोनू पहले से ही शुरुआती सदमे से उबर चुके थे और एक निश्चित संभावना के बारे में सोच रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि रुद्र के पिता सरदार सिंह एक रसायन विद्या के महागुरु थे। अगर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होती तो अपने बेटे को 2 छोटे साधना क्षेत्रों में आगे बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सच तो यह है कि इस तरह अचानक ताकत बढ़ाने के कई तरीके थे, लेकिन इसकी कीमत अपनी क्षमता का त्याग करना पड़ती। ऐसा कहा जाता था कि घी सशक्तिकरण नामक एक दुष्ट तकनीक थी। सशक्त व्यक्ति सीधे सार क्यूई क्षेत्र को भेदकर आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंच सकता था। लेकिन इस प्रकार के सशक्तिकरण की कीमत यह थी कि व्यक्ति के लिए जीवन भर अपनी शक्ति बढ़ाना संभव नहीं होता। कुछ ही दिन बीते थे कि रुद्र सचमुच तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में पहुंच गया। श्याम को पता होना चाहिए था कि उसके बेटे की प्रतिभा अपर्याप्त है, इसलिए उसे डर था कि उसके बेटे को धमकाया जाएगा। इसलिए उसने उसे 2 स्तर ऊपर उठाने के लिए घी अभिषेक जैसी ही एक विधि अपनाई। इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हुए सोनू मन ही मन ठहाका लगाकर हंसा। ऐसा नौसिखिया तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में होने की तो बात ही छोड़िए, चौथे स्तर पर भी 5वें स्तर पर रुद्र उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सोनू चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था, रुद्र से 1 स्तर ऊपर। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हे, एक अच्छे पिता का होना बहुत अच्छी बात है। इतना जहर खाकर भी तुम नहीं मरे। ताकत बढ़ाना भी कितना आसान हो जाता है। यह तो वाकई पिताओं से मुकाबला करने का ज़माना है, सोनू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रुद्र को तुरंत पता चल गया कि सोनू क्या सोच रहा है, लेकिन जाहिर है कि वह उसे समझाना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला, यह सही है। मैं अपने पिता का इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम कर सकते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता दूसरों के लिए चौकीदार हैं, जिन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके तुम्हें राजेंद्र अकादमी में प्रवेश दिलाया था। लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ आकर तुम भी चौकीदार बन जाओगे? सच में एक बेटा अपने पिता का करियर विरासत में पाएगा। एक दरवाजा और 2 चौकीदार, कमाल है, कमाल है। रुद्र को अपने पूर्ववर्ती की यादों से पता चला कि इस सोनू के पिता प्रमुख जी के विश्वास पात्र थे और उन्होंने ठाकुर परिवार के संपर्कों के जरिए अकादमी में प्रवेश लिया था। अन्यथा अपनी प्रतिभा के साथ वह अकादमी में शामिल नहीं हो पाते। यह सोचना गलत होगा कि वह और रोमैन दोनों एक ही थे,
चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में होने के कारण सोनू रोमन से 2 साल बड़ा था। वह भी एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसे ठाकुर परिवार के संसाधनों का समर्थन प्राप्त था। फिर भी यह सोनू केवल चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में ही था। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा वह प्रारंभिक अवस्था के आत्मा संघनन क्षेत्र में ही होगा, या हो सकता है कि वह सार क्यू क्षेत्र में ही अटका रह जाए। तुम। सोनू के फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। रुद्र के बार बार उसे कुत्ता कहने से उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। सोनू ने अपने साथियों की ओर देखा और हालांकि कोई भी जोर से नहीं हंसा, फिर भी वह सबके चेहरे से बता सकता था कि वे सभी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। मेरा क्या? तुम मुझे काटना चाहते हो? रुद्र ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, लोग काटने के लिए? हाँ हाँ हाँ। इस बार सभी इसे और सहन नहीं कर सके और वे सभी हंसने लगे। हर किसी को उसका उपहास करते देख सोनू का चेहरा सूअर के जिगर के रंग में बदल गया। रुद्र, मैं तुम्हें मौत का मुकाबला देना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो। सोनू ने गुस्से से रुद्र की ओर इशारा किया। दिव्या अकादमी छात्रों के बीच निजी झगड़ों की मनाही नहीं करती थी, बल्कि वे छात्रों के बीच होने वाले झगड़ों को चुपचाप स्वीकार करते थे। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य थी, वह यह कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें अकादमी की अनुमति के बिना किसी की हत्या करने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा उस व्यक्ति को अकादमी के क्रोध का सामना करना पड़ता। हालांकि यदि दोनों पक्ष जीवन मरण का अनुबंध तय करने पर सहमत हो जाते हैं, तो न केवल अकादमी इसे रोकेगी, बल्कि मृत्यु मैच की मेजबानी के लिए एक प्रशिक्षक भी भेजा जाएगा। रुद्र ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट करते हुए पूछा, क्या आप सचमुच मौत का मुकाबला करना चाहते हैं? डर गए? अगर डर गए हो तो मेरे लिए 3 बार घुटनों के बल झुककर जोर से प्रणाम करो। उसके बाद 3 बार कहो, मैं कुत्ता हूं। सोनू ने सोचा कि रुद्र डर गया है और उसे उकसाता रहा। इससे पहले भी उसने रुद्र को पिच विजेंदर प्रतियोगिता के लिए सहमत करने के लिए इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया था। रुद्र ने अपना कान बढ़ाया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, और पूछा, 3 बार क्या कहो? 3 बार कहो, मैं एक कुत्ता हूं। जैसे ही ये शब्द सोनू के मुंह से निकले, उन्हें एहसास हुआ कि वे इसके झांसे में आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। आसपास के लोग फिर जोर से हंस पड़े। सोनू ने सोचा कि काश वो खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मार पाता। वो गुस्से से चिल्लाया, रुद्र, कायर! लड़ने की हिम्मत नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे खेल खेल रहा है। अच्छा कुत्ता, कितना आज्ञाकारी! तुम्हारे दादाजी ये ने कुत्ते को मारने से पहले कभी मालिक की तरफ नहीं देखा। चूंकि तुम मेरे दरवाजे पर पहुंच गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे मालिक को भी कुत्ते को मारूंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने इसके बारे में सुना है? पी विजेंदर रैंक में नीचे से पह विजेंदर रैंक, जिसे 10,000 साल का सबसे आखिरी स्थान कहा जाता है। रुद्र ने अभी अभी किसी के साथ जीवन मरण का अनुबंध किया था। बिल्कुल, मैंने सुना है। क्या आपको नहीं लगता कि वह जीने से थक गया है? वैसे अकादमी में एक जीवन मरण का अनुबंध सामने आए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। यह इतनी बड़ी खबर मानी जा रही है कि हर कोई कुछ समय तक इस पर चर्चा कर सकता है। हाँ, अब 2 साल और 5 महीने हो गए हैं। पिछला जीवन मरण का अनुबंध सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर शिवम ने साइन किया था। उस समय वह भी येलो रैंक का छात्र था, फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, जो उससे 2 मामू विजेंदर लोग ऊपर था। मुझे डर है कि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह 2 साल बाद मार्शल रोल ऑफ ऑनर में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। यह सच है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम ने तब अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रकट भी नहीं किया था।
जब से उन्होंने उस डेथ मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी को समाप्त किया, वे अजय हो गए। स्वर्ग रैंक तक पूरे रास्ते चार्ज करते हुए और अंततः मार्शल रोल ऑफ ऑनर में पहले स्थान पर रहे। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि यह बदमाश रुद्र अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को भी हरा सकता है और अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर सकता है? अफवाहें हैं कि इस बंदे ने 2 लेवल आगे बढ़ने के लिए बस कुछ ही दिन इस्तेमाल किए और वो असल में पहले लेवल के एसेंस क्यूई दायरे से सीधे तीसरे लेवल के एसेंस क्यूई दायरे में चला गया। बिल्कुल नहीं। उसकी तुलना वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम से कैसे की जा सकती है? उस जमाने में हालांकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम शांत स्वभाव के थे, फिर भी वे इतने कमजोर नहीं थे। एक साथ 2 स्तर आगे बढ़ना। क्या तुम्हें नहीं पता कि रुद्र नाम का वह आदमी एक बहुत बड़े पिछले दरवाजे से अकादमी में आया था? उसके पिता हमारे किन राज्य के गिने चुने कीमिया के ग्रैंडमास्टरों में से एक हैं। अपनी क्षमता के बल पर अपने बेटे को 2 स्तर आगे बढ़ाने में मदद करने में क्या अजीब बात है? इस तरह की उन्नति तो बिल्कुल बेकार है, तो फिर युद्ध शक्ति क्या होगी? यह सच है। मैंने सुना है कि इस आदमी को अकादमी में प्रवेश लिए 6 महीने हो चुके हैं। अगर उसे आगे बढ़ना होता तो वह बहुत पहले ही आगे बढ़ जाता और अब तक इंतजार नहीं करता। अब जब मैं इसे देखता हूं तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई गुप्त तकनीक अपनाई हो। हे। उस आदमी को सचमुच जीवन और मृत्यु में फर्क नहीं पता। माना जाता है कि उसने सोनू के साथ जहर को बेअसर करने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन वह लगभग जहर से मर ही गया था। उसके पिता उसे बचाने में कामयाब रहे। यह बहुत ही प्रभावशाली विजेंदर बात है। फिर भी वह अकादमी लौटते ही फिर से मौत को दावत दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस आदमी के दिमाग में कोई पेंच नहीं है? दिव्या अकादमी ने शक्ति को स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला 4 श्रेणियों में विभाजित किया। रुद्र और सोनू दोनों पीले श्रेणी में आते थे। शुरुआत में अकादमी का ध्यान मुख्यतः स्वर्ग श्रेणी पर केंद्रित था। पीले श्रेणी के लोगों से जुड़े विषयों पर बहुत कम लोग ध्यान देते थे। हालांकि रुद्र और सोनू के जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद इसने काफी ध्यान आकर्षित किया और पूरी अकादमी में एक बड़ी खबर बन गई। हालांकि अकादमी छात्रों के बीच होने व विजेंदर प्रतिस्पर्धाओं और झगड़ों को चुपचाप स्वीकार करती थी, फिर भी वह किसी की भी मौत की इजाजत नहीं देती थी। एक बार एक छात्र ने अपने परिवार की प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर दिव्या अकादमी में किसी की हत्या कर दी। नतीजा यह हुआ कि अकादमी ने बिना किसी चर्चा के उसे जबरदस्ती मार डाला। आखिरकार उस कुन परिवार ने कोई शोर मचाने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन जिंदगी मौत का समझौता अलग था। प्रशिक्षक कोई भी कदम नहीं उठाते थे, चाहे कोई भी जिंदा रहे या मर जाए। पूरे दिव्या अकादमी में हर कोई जानता था कि मार्शल रोल ऑफ ऑनर में सबसे ऊपर वाला व्यक्ति शिवम था, लेकिन हर कोई यह नहीं जानता था कि सबसे आखिर में रुद्र था। हालांकि इस जीवन मरण के अनुबंध ने रुद्र की प्रतिष्ठा को तेजी से फैलाया, लगभग शिवम टैंक के स्तर तक। बेशक बहुमत वैसा ही था जैसा ये दोनों लोग चर्चा कर रहे थे। रुद्र के मस्तिष्क क्षतिग्रस्त कार्यों पर उपहास उड़ा रहे थे। रुद्र की ताकत में तेजी से सुधार भी स्वाभाविक रूप से एक मुख्य बिंदु था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह कुछ ऐसा था जो उसने खुद ही विकसित किया था। सभी को लगा कि यह निश्चित रूप से सरदार सिंह ही था जिसने शॉट्स को खींचने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि उसे बढ़ने में मदद मिले, जिससे वह तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र तक पहुंच सके। इसलिए रुद्र के बारे में सभी का मूल्यांकन यह था कि वह दिमागी रूप से क्षतिग्रस्त मूर्ख है और राजा यम से मिलने के लिए दौड़ रहा है। जैसे ही ये दोनों लोग चर्चा कर रहे थे, किसी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, "वहां देखो,
क्या वह रुद्र नहीं है? यह वही है। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं दिखता जिसका दिमाग खराब हो गया है। आह, कौन अपने चेहरे पर मस्तिष्क क्षतिग्रस्त लिखेगा? यह सच है। मौत का मुकाबला 3 दिन बाद है। तैयारी करने के बजाय वह कहाँ जा रहा है? शायद उसे पता है कि इस समय कुछ भी करना बेकार है। नीचे से पहले स्थान पर होने के कारण, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपने से एक स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए रैंक में छलांग नहीं लगा सकता। मैंने सुना है कि क्योंकि सोनू 2 साल बड़ा है, वह पहले से ही पी विजेंदर रैंक में शीर्ष 10 में है। कुछ तो गड़बड़ है। वह जिस दिशा में जा रहा है, वह धर्मग्रंथ पुस्तकालय लगता है। क्या वह जरूरत के समय बुद्ध के चरणों में लिपटने की कोशिश कर रहा है? हे। बुद्ध का पैर गले लगाना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये उन्हें किसी ने रोका था। वह व्यक्ति रुद्र लग रहा था जो अभी अभी पृथ्वी रैंक पर पहुंचा था। अरे हाँ, तुम रुद्र के बगल व विजेंदर लड़की को देख रहे हो? वाह, वह मेरी देवी है, चंद्रपिरकाएश। अगर वह मुझसे एक शब्द भी बोलेगी तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। अपने स्टारस्ट्रक चेहरे को देखो, लेकिन हाँ, चंद्रपिरकाएश वास्तव में सुंदर है। रुद्र धर्मग्रंथ पुस्तकालय की ओर जाने वाला था। उसका उच्च श्रेणी का पूर्ववर्ती बहुत ही विलक्षण था। कक्षाओं में उसने जो कुछ भी सुना, वह सब टुकड़ों में था, कोई खास उपयोगी जानकारी नहीं थी। रुद्र को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ युद्ध कौशल खोजने की जरूरत थी। रुद्र के पास अनगिनत युद्ध तकनीकें थीं, लेकिन उसके पास वास्तव में सार क्यूई क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए साधना योग्य कुछ भी नहीं था। अपने पिछले जन्म में अपनी स्थिति के कारण सार क्यूई क्षेत्र की युद्ध तकनीकें, चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, उसकी नजरों में कैसे आ सकती थीं? किसने सोचा होगा कि शास्त्र पुस्तकालय के रास्ते में उसका सामना रुद्र से होगा? लगता है रुद्र जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा था। जहां तक रुद्र के साथ चंद्रपिरकाएश की बात है, रुद्र स्वाभाविक रूप से उसके लिए अजनबी नहीं था। कुछ दिन पहले उसने इसी महिला की वजह से सोनू से मुकाबला किया था। क्या संयोग है? क्या यह युवा गुरु ये नहीं है? आप इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हैं? पुनर्जन्म लेने। रुद्र मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसकी आंखें मानो किसी मृत व्यक्ति को देख रही थीं। रुद्र की अधीर मानसिकता पर लगातार व्यंग्य कर रहा था। रुद्र को अंदाजा था कि इस बार रुद्र जरूर मरेगा, इसलिए वह उसे ताना मारने पहले ही आ गया। मौत के इस महामुकाबले के बाद रुद्र जरूर मर जाएगा। इसके बाद रुद्र इस तरह का आनंद कहाँ ढूंढेगा? रुद्र के रूप को देखते हुए रुद्र अब धर्मग्रंथ पुस्तकालय की ओर जल्दी नहीं गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यह सही है, पुनर्जन्म लेना। लेकिन इसका मतलब है तुम्हें पुनर्जन्म के लिए भेजना। यह सुनकर रुद्र जोर से हंसा और बोला, मुझे पुनर्जन्म के लिए भेज दोगे? हाँ, मैं यहीं खड़ा हूं। अगर तुम भेज सको तो मुझे पुनर्जन्म के लिए भेज दो। तुम यह नहीं सोच सकते कि सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ अपरंपरागत तरीकों से तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की साधना की है, तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। चंद्रपिरकाएश जो बगल में थी, उसने भी अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, यह सोचकर कि रुद्र बहुत मनोरंजक था। इस चंद्रपिरकाएश की हर हरकत में एक मोहक आकर्षण था, जो हर आदमी के दिल में छिपी उस चाहत को जगा सकता था। दिव्या अकादमी के सभी छात्र जोशीले युवा थे। अगर उनकी इच्छाशक्ति दृढ़ न होती, तो वे इस तरह के स्वाभाविक मोहक आकर्षण का सामना कैसे कर पाते? उसका पूर्ववर्ती तो एक बहुत ही मूर्ख और भोला बालक था। उसकी शक्ति भी अत्यंत दुर्बल थी। वह चंद्रपिरकाएश के आकर्षण का सामना कैसे कर सकता था?
उस समय चंद्रपिरकायश उनके साथ थे। कुछ समय तक न तो दोस्ताना व्यवहार किया और न ही अलग थलग, और उनके पूर्ववर्ती पूरी तरह से उनके झांसे में आ गए। बाद में चंद्रपिरकायश ने कुछ छोटी मोटी तरकीबें अपनाई और उनके पूर्ववर्ती आज्ञाकारी रूप से उनके जाल में फंस गए और यूं ही अपनी जान गंवा बैठे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, यह कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये एक दिलचस्प आदमी है। वह स्पष्ट रूप से एक दुखी और निकम्मा इंसान है, फिर भी वह दूसरों से सीखने की कोशिश करता है, जैसे कोई मेंढक हंस के पीछे भागता है। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से कमजोर है, फिर भी वह प्रभावशाली विजेंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारना चाहता है जब तक कि वह सूझ न जाए। वह किसी के साथ द्वंद्वयुद्ध करने वाला है, फिर भी वह आपको धमकी दे रहा है। क्या आपको यह मजेदार नहीं लगता? चंद्रपिरकायश फूल की तरह सुंदर थी, फिर भी उसके शब्द कड़वे व्यंग्यात्मक थे। अतीत में रुद्र को लुभाने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से कमजोर और दयनीय होने का नाटक करना पड़ा था। अब जब रुद्र सोनू से द्वंद्वयुद्ध करने वाला था, तो वह पहले ही मर चुका था। इसलिए उसे अब रुद्र का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने दिल में छिपी घृणा और हीनता को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। अब जब चंद्रपिरकायश और रुद्र एक साथ आए तो साफ जाहिर था कि वे क्या कहना चाह रहे थे। इससे पहले ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि अकादमी की पृथ्वी देवी पहले ही रुद्र के साथ इतनी आत्मीयता से चल चुकी थीं। चंद्रपिरकायश को यहाँ लाकर रुद्र को अपमानित करना चाहता था, क्योंकि वह उसे यह दिखा रहा था कि जिस महिला के बारे में उसने सपना देखा था, वह पहले से ही उसके प्रतिद्वंद्वी के साथ घूम रही थी। वह रुद्र के चेहरे पर नाराजगी, शर्म और पछतावे के भाव देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन रुद्र की प्रतिक्रिया ने उसे निराश कर दिया, क्योंकि रुद्र के चेहरे पर इनमें से एक भी भाव नहीं दिखा। शुरू से आखिर तक रुद्र ने चंद्रपिरकायश की तरफ देखा तक नहीं, उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया। और रुद्र की अनदेखी ही चंद्रपिरकायश को गुस्सा दिला रही थी, और उसके शब्द इतने जहरीले हो गए थे। चंद्रपिरकायश को अपनी शक्ल पर पूरा भरोसा था। उसके हिसाब से रुद्र को अभी गिड़गिड़ाना चाहिए था, आंसू बहाते हुए उससे न जाने की विनती करनी चाहिए थी। अगर यह उसका पूर्ववर्ती होता तो शायद वह सचमुच अपना नियंत्रण खो देता और ऐसा ही करता। लेकिन दुख की बात है कि अब रुद्र पहले वाला रुद्र नहीं रहा। पिछले जन्म में रुद्र की जो हैसियत थी, उसमें ऐसी कौन सी सुंदरता थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। उसे लुभाने के लिए इतनी घटिया चाल चलना नामुमकिन था। रुद्र ने चंद्रपिरकायश को भावशून्य दृष्टि से देखा और कहा, हंस, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रही हो? ज्यादा से ज्यादा तुम एक पंखहीन मुर्गी हो। तुम्हारी तुलना हंस जैसे महान जानवर से कैसे की जा सकती है? स्वर्ग की एक सच्ची गौरवशा विजेंदर बेटी पुरुषों को लुभाने के बारे में कैसे सोच सकती है? तुमने वरिष्ठ प्रशिक्षु सिस्टर राधिका को कब दूसरे पुरुषों के साथ फ्लर्ट करते देखा है? सभी देवियों का अपना अभिमान होता है और वे तुम्हारी तरह नहीं होंगी। चंद्रपिरकायश एक घमंडी इंसान थी। दिव्या अकादमी में वह हमेशा प्रशंसकों के समूह से घिरी रहती थी। किसी ने उसकी तुलना पंख कटे मुर्गे से कब की थी? चंद्रपिरकायश इतनी गुस्से में थी कि उसकी पत विजेंदर भौहें लगभग सीधी हो गई थीं। फिर भी वह इसका खंडन नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुद्र द्वारा उल्लिखित वरिष्ठ शिक्षु बहन राधिका वास्तव में उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु सिस्टर राधिका को राधिका कहा जाता था, जो दिव्या अकादमी में स्वर्ग की एक सच्ची गौरवशा विजेंदर पुत्री थीं। वह न केवल एक ऐसी सुंदरी थीं जो देशों के पतन का कारण बन सकती थीं, बल्कि वह कीमिया रोल ऑफ ऑनर और मार्शल रोल ऑफ ऑनर दोनों में शीर्ष 3 में भी थीं, और उनकी ताकत लोंग टैन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वह एक ऐसी शख्सियत थीं जिनकी तुलना चंद्रपिरकायश जैसी महिला नहीं कर सकती थी।
राधिका को कभी भी पीछा करने वालों की परवाह नहीं थी, जो चंद्रप्रकाश से अलग था। वह दिव्या अकादमी में एक प्रसिद्ध बर्फ सुंदरी थी। इसकी तुलना में चंद्रप्रकाश ज्यादा लोकप्रिय थीं क्योंकि उन्होंने अपने चाहने वालों को अस्वीकार नहीं किया था। इसलिए वो बहुत स्नेही दिखाई देती थीं। साथ ही उन्हें इस बात का बहुत आनंद आता था कि सब उन्हें चाहते हैं। हम कितनी जिद्दी हो। मैं सोनू को डेथ मैच के दौरान तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दूंगी। चंद्रप्रकाश की राय में ऐसा नहीं था कि रुद्र उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि सच्चाई का पता चलने के बाद वह जबरदस्ती खुद को नियंत्रित कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम दोनों सिर्फ यही कहने के लिए मुझे ढूंढने आए हो? चूंकि तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारा मनोरंजन नहीं करूंगा। ये शब्द कहने के बाद रुद्र सीधे उनके पास से चला गया। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? रुद्र का चेहरा उतर गया और उसने रुद्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने सिर्फ हवा पकड़ी, रुद्र की आस्तीन का कोना भी नहीं छुआ। रुद्र की तरफ फिर से देखा, वह पहले ही कई मीटर दूर था। उसने उन दोनों की तरफ पीठ करके हाथ भी हिलाया और इठलाता हुआ चला गया, जिससे रुद्र इतना नाराज हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। हिस! क्या वह इंस्टेंट फ्लैश था? रुद्र ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यह सही है, यह वाकई इंस्टेंट फ्लैश था। चंद्रप्रकाश ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है वह भी रुद्र की इस हरकत से दंग रह गई थी। लगता है इस बदमाश में वाकई कुछ अजीब है। पिताजी ने साफ तौर पर एक हत्यारे का इंतजाम किया था, फिर भी रुद्र अकादमी में यूं ही घुस आया। मुझे नहीं पता कि वह हत्यारा बहुत बेवकूफ था या वह बदमाश सचमुच बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा था। मेरी राय में यह पहले वाला ही हो सकता है। वह अभी तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में ही है। चाहे उसका इंस्टेंट फ्लैश कितना भी शक्तिशाली विजेंदर क्यों न हो, वह उस हत्यारे से बच नहीं पाएगा, है ना? चंद्रप्रकाश ने पहले भी रुद्र के साथ काफी बातचीत की थी, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ समझ थी। उसकी नजर में रुद्र बस एक बेकार इंसान था। जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर धीरज की बातें तो सही हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसने इंस्टेंट फ्लैश कब से सीखा। इस चाल के साथ क्या वह सोनू के साथ अपने डेथ मैच में अजय स्थिति में नहीं होगा? रुद्र बचपन से ही रुद्र से प्रतिस्पर्धा करता रहा था, इसलिए वह रुद्र को सबसे अच्छी तरह समझता था। सोचने पर चंद्रप्रकाश की बातें और भी ज्यादा समझ में आईं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिंता के मारे घबरा रहे हैं। मेरे हिसाब से रुद्र ने इंस्टेंट फ्लैश संयोग से ही सीखा है। वह जिस एकमात्र चाल पर भरोसा कर सकता है वह शायद यही है, वरना वह इस समय शास्त्र पुस्तकालय की ओर क्यों दौड़ रहा होगा? अभी तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने लापरवाही बरती और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वह बच निकला। हालांकि इंस्टेंट फ्लैश प्रभावशाली विजेंदर है, लेकिन अंततः यह एक मध्यम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की युद्ध तकनीक ही है और अजय नहीं है। चंद्रप्रकाश पहले ही अपने आश्चर्य से उबर चुकी थी और एक आत्मामुग्ध करने वाली विजेंदर देवी बन गई थी। रुद्र लंबे समय से चंद्रप्रकाश के पीछे पड़ा था। चंद्रप्रकाश को इस तरह अपने पीछे दौड़ता देख वह खुशी से मदहोश हो गया। अभी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसकी ताकत लगभग 70% थी, फिर भी रुद्र उसे चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि ताकत अभी भी जीत की कुंजी थी। गति तकनीकें अंततः सहायक थीं। चंद्रप्रकाश ने जो कहा वह सही था। इंस्टेंट फ्लैश सर्वशक्तिमान नहीं है। स्वाभाविक रूप से
कुछ तकनीकें इसका प्रतिकार कर सकती थीं। बस रुद्र की इस हरकत ने रुद्र की सतर्कता बढ़ा दी। उसे वापस जाकर सोनू को ठीक से चेतावनी देनी होगी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम न आंके। लगता है जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर धीरज का दिल शीशे की तरह साफ है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बदमाश को और जिंदा नहीं छोड़ सकते। लगता है हमें वापस जाकर सोनू के लिए कुछ छिपे हुए कार्ड तैयार करने होंगे। रुद्र उन दोनों से पीछा छुड़ाने के बाद सीधे धर्मग्रंथ पुस्तकालय में चला गया। जहां तक उसकी बात है, रुद्र को इंस्टेंट फ्लैश दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वह इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसने जो दिखाया वह सिर्फ बड़ी सफलता के स्तर पर था। रुद्र का सबसे ज्यादा भरोसा स्वाभाविक रूप से परमदाव विजेंदर पर था। लेकिन इस तकनीक का प्रदर्शन बाहरी लोगों के सामने नहीं किया जा सकता था, वरना वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसलिए वह एक युद्ध तकनीक चुनने के लिए शास्त्र पुस्तकालय आया। धर्मग्रंथ पुस्तकालय में वर्णित युद्ध विधियां बहुत गहन नहीं थीं। शांत मेघ संप्रदाय स्वाभाविक रूप से गहन युद्ध विधियों को सांसारिक जगत में प्रकाशित नहीं करता। लेकिन रुद्र के लिए ये युद्ध विधियां पर्याप्त थीं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं 2 मार्शल तकनीकों को चुनने के लिए शास्त्र पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहता हूं, रुद्र ने अनुरोध किया और ड्यूटी पर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को अपना पहचान पत्र सौंप दिया। धर्मग्रंथ पुस्तकालय की रखवा विजेंदर कर रहे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पृथ्वी रैंक के झाओचुन दाव थे। जब उन्होंने पीले रैंक के प्रतीक वाला टोकन देखा तो उनकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। यह पहचान चिन्ह दिव्या अकादमी द्वारा बनाया गया था, जो एक छात्र के रूप में व्यक्ति की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें थोड़ी सी सार ऊर्जा डालने पर व्यक्ति उस व्यक्ति की पहचान की जांच कर सकता था जिसका वह चिन्ह है। रुद्र झाओचुन दाव को लगा जैसे उसने यह नाम पहले कहीं सुना हो। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ और उसने पूछा, तुम अकादमी की आखिरी जगह हो?